चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त के बारे में। किसके बारे में? मानव रक्त। मानव रक्त क्या है? मानव रक्त, इसको इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन ब्लड, या इंग्लिश में ऐसे खाली केवल ब्लड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है। रक्त का रंग कैसा होता है बाबू? लाल, ठीक है ना। तो यह रक्त जो हमारा लाल किसके कारण से? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल। नॉर्मल देखे होंगे कहीं कट सट जाता है तो उसमें से निकलता है ब्लड, कैसा होता है? लाल रंग का। कैसा होता है बाबू? लाल रंग का। चलिए अब यह रक्त है क्या, इसके बारे में जानेंगे। रक्त है क्या? तो रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का। किसका बना है? कोशिका का। और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। क्या कहलाता है? ऊतक। तो ब्लड भी क्या है? यानी ब्लड यानी रक्त क्या है? एक ऊतक है। लेकिन ऊतक में सवाल करेगा आपसे कि ऊतक में कैसा ऊतक? तो तरल संयोजी ऊतक। अब देखिए तरल मतलब तो पता होगा, तरल मतलब होता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में बाबू? द्रव अवस्था में। और ये संयोजी ऊतक क्या है? तो संयोजी ऊतक उस ऊतक को कहते हैं जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है। एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक। तो जैसे ब्लड के बारे में पढ़े होंगे, तो ब्लड के बारे में क्या है कि ब्लड जो है एक अंग से होते हुए दूसरे अंग की ओर जाता है। जैसे फेफड़ा में जाता है ब्लड, क्या होता है? वहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। उसके बाद किसके माध्यम से? फुसफुस शिरा के माध्यम से आपका कहाँ आता है? हृदय के बाएं आलिंद में। कहाँ आता है बाबू? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में और बाएं निलय के बीच में द्विकपाट होता है। क्या होता है? द्विकपाट। द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। दो कपाट में वहाँ बल्ब होते हैं, खुलते हैं। उसके बाद जो ब्लड है बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है। कहाँ आता है? बाएं निलय में। और उसी बाएं निलय में महाधमनी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? महाधमनी। और वह महाधमनी ब्लड को क्या करता है? बाहर निकाल करके शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए धमनी के माध्यम से क्या कैसा ब्लड जाता है, कैसा रक्त जाता है? शुद्ध। धमनी में हमेशा याद रखेंगे शुद्ध। लेकिन एक उसमें पॉइंट होता है फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो फुसफुस धमनी क्या है और फुसफुस शिरा क्या है? तो ध्यान रखेंगे धमनी और शिरा में, धमनी और शिरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। धमनी और शिरा में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए धमनी से रक्त हमेशा क्या होता है? हृदय से बाहर की ओर, चाहे कोई भी धमनी हो, रक्त कहाँ जाएगा? रक्त हृदय से बाहर की ओर जाता है। बाहर की ओर किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से। और हमारे यहाँ धमनी कौन कौन हो गए? फुफ्फुस धमनी और महाधमनी। फुफ्फुस धमनी और महाधमनी। और शिरा से क्या होता है कि शिरा से रक्त जो है शरीर के अन्य अंगों से हृदय की ओर आता है। हृदय की ओर आता है। मतलब एकदम देखिए साधारण सा इसमें कंसेप्ट है कि धमनी का जो डायग्राम होगा वह क्या होगा? हृदय से रक्त को बाहर निकालेगा, ठीक है ना। धमनी क्या करेगा? रक्त को बाहर निकालेगा। और शिरा जो है रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग से लेकर के कहाँ आएगा? हृदय में। किसके लिए? किसके लिए लाएगा बाबू? जब हृदय में रक्त पहुंचता है, देखिए रक्त हमारा जब हृदय में पहुंचता है तो होता है एक, जब शरीर से आता है हृदय में तो रक्त होता है अशुद्ध। अब अशुद्ध का मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त को कहते हैं अशुद्ध रक्त। अब यह रक्त किसके माध्यम से आया? शिरा के माध्यम से हमारे हृदय के दाएं आलिंद में आता है। कहाँ आता है बाबू? दाएं आलिंद में। फिर आता है उसके बाद त्रिकपाट के माध्यम से दाएं निलय में आता है। और दाएं निलय से जुड़ा होता है क्या आपका? फुफ्फुस धमनी। क्या जुड़ा होता है? फुफ्फुस धमनी। और इस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से यह रक्त बाहर निकल करके फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़ा में गया और फेफड़ा का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है अल्वेओली। क्या होता है बाबू? अल्वेओली। वह अल्वेओली का वो काम क्या है
कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है, और जो रक्त आया है वहाँ पे ऑक्सीजन मिलने के लिए उसमें पहले से क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है, अवशोषित करके फेफड़ा के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। तो धमनी में क्या हो गया, हृदय से रक्त बाहर की ओर और सिरा से रक्त शरीर के प्रत्येक भाग से अंदर की ओर। देखिएगा धमनी में एकदम याद रखना है, हृदय से बाहर और सिरा में हृदय में लेकर के आएगा। ठीक है ना। ये तो है हमारे हृदय का बनावट। उसके बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं रक्त का, तो रक्त क्या था, एक तरल संयोजी ऊतक था। तरल मतलब हो गया द्रव अवस्था में, और संयोजी ऊतक का मतलब जो शरीर के प्रत्येक अंग को होते हुए निकलता है, तो वह कहलाता है संयोजी ऊतक। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। अब सवाल बनता है कि आखिर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो पढ़े होंगे कहीं या कहीं सुने भी होंगे कि औसतन हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर, कितना बाबू, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अब सवाल ये है कि ये जो औसतन 5 से 6 लीटर रक्त है, ये किसके शरीर में होता है, तो वयस्क मनुष्य में। किसमें बाबू, वयस्क मनुष्य में। समझ गए। वयस्क का मतलब क्या हो गया, वयस्क का मतलब जो कम से कम 25 की उम्र पार कर गए हो उनको क्या कहेंगे, वयस्क। ठीक है। वयस्क हो गए जो 25 की उम्र पार कर गए होंगे। अब जो 25 से कम एज के हैं, 14 साल 15 साल, अब तो उनमें 5 से 6 लीटर होगा नहीं। तब क्या होता है, तो रक्त की जो मात्रा है हमारे शरीर में 85 मिलीलीटर यानी 85 ml पर केजी होता है, पर केजी होता है। यानी हमारा जो वजन है, अगर किसी का वजन 5 किलो है, कितना बाबू, 5 किलो, तो 85 गुने 5 यानी 425 मिलीलीटर होगा। कितना, 425। जैसे छोटा बच्चा 5 केजी का है तो उसमें तो 5 से 6 लीटर नहीं होगा, उसमें कितना होगा बाबू, 1 केजी में जब 85 मिलीलीटर हो गया तो 5 केजी में 85 गुने 5 कर दीजिए, कितना, 425। ठीक है ना। अब समझ में आ गया। बच्चों में कितना, 1 केजी के अनुसार कितना, 85 ml। ठीक है। ये रक्त की मात्रा होती है। किसी का वजन अगर मान के चलिए 40 किलो है तो 85 गुने 40 जितना ml आएगा। अब देखिए हमको पता है कि 1000 ml बराबर कितना होता है, 1 लीटर। और जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, वह लीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, लीटर में। वही रक्त हमारे शरीर में होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर के वजन का लगभग 7% रक्त होता है। ठीक है ना। लगभग कितना, 7% रक्त होता है। ठीक है ना। अब रक्त का काम क्या है, रक्त तो समझ में आ गया कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अब इसका काम क्या होता है, तो रक्त देखिए, रक्त का पहले क्या होता है, काम से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। रक्त का हमारे शरीर में परिसंचरण होता है। क्या बाबू, परिसंचरण मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम होते हुए पुनः इस क्रिया को दोहराता है। यह अवस्था क्या कहलाएगी, परिसंचरण। और ध्यान रखेंगे मनुष्य के शरीर में जो रक्त का परिसंचरण होता है वह बंद परिसंचरण होता है। कैसा परिसंचरण, बंद। ठीक है ना। बंद का मतलब हो गया एक नस के माध्यम से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचता है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बंद परिसंचरण। क्लियर है। जैसे खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण, 2 तरह का परिसंचरण है, खुला और बंद। एक जोंक देखे होंगे, जोंक एक जीव है, उस पर क्या करते हैं कि नमक कोई डाल के देखते हैं उसको। जब नमक डाल दीजिएगा देखिएगा उसके बॉडी से पूरा रक्त बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें कैसा परिसंचरण है, खुला। कैसा है, खुला। लेकिन हम लोग के शरीर में ऐसा है, हम लोग शरीर में ऐसा नहीं है। जब हमारे शरीर पर नमक डाल दे क्या ब्लड निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वह किस तरह का है, बंद है। क्या है बाबू, बंद। कोई दिक्कत। अब सवाल ये बनेगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा, किनके द्वारा, विलियम
हार्वे के द्वारा की गई थी। विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि रक्त किस तरह से कैसे कैसे इसका परिसंचरण होता है। आता है पहले दाएं भाग में शरीर से, शरीर के प्रत्येक भाग से दाएं आलिंद में, फिर दाएं निलय में, फिर फेफड़ा में शुद्धिकरण के लिए जाता है, फिर बाबू फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है, फिर बाएं निलय में, और फिर बाबू बाएं निलय में जब प्रेशर होता है, दबाव होता है हृदय के द्वारा, तो रक्त फिर महाधमनी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। क्लियर है? किसके माध्यम से? महाधमनी के माध्यम से। कोई दिक्कत? फुफ्फुस धमनी और महाधमनी में समझ लीजिए डिफरेंस यही है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और महाधमनी में शुद्ध रक्त। ठीक है ना? फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी में शुद्ध होता है और महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है। क्लियर है? चलिए अब शुद्ध रक्त को बताएं। शुद्ध रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ आता है। ऐसा नहीं है कि धूल गर्दा मिल गया तब वो अशुद्ध हो गया। धूल गर्द कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन जब मिलेगा तो शुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो अशुद्ध। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना? और यह ऊर्जा हमारा जो पोषक पदार्थ, जब हमने भोजन किया तो कुछ पोषक पदार्थ आते हैं हमारे शरीर में, कोशिका तक पहुंच गए, तो वह पोषक पदार्थ क्या होते हैं? उनमें क्या होता है? भंजन होता है, टूट फूट होता है, जिसके कारण ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। और ऊष्मा के साथ साथ एक गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और वही CO2 ब्लड के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा से फिर हम लोग जब उच्च श्वसन करते हैं यानी सांस को जब छोड़ते हैं तब वह बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब है रक्त का कार्य। तो रक्त का कार्य हमारे शरीर में क्या है? तो रक्त का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन। ठीक है ना? यानी ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो आना जाना इसी को क्या कहते हैं? परिवहन। क्या कहते हैं बाबू? परिवहन। कोई दिक्कत? ठीक है ना? क्या कहेंगे? परिवहन। चलिए और इसका काम क्या है? रक्त का काम क्या है? तो देखिए रक्त में हमारे शरीर में क्या होता है कि उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जब हम भोजन किए, भोजन करने के दौरान कुछ ऐसे भी तत्व बन जाते हैं जिसका हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उत्सर्जित मतलब बाहर निकाल देते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ जो हैं रक्त में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और रक्त में मिलने के बाद यह रक्त कहाँ पहुँचाता है इनको? किडनी यानी गुर्दे के पास। किडनी यानी गुर्दे के पास। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं। कितने? 2। एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ। दोनों किडनी में जब यह रक्त पहुंचाता है किसको? उत्सर्जी पदार्थ को जो मिला हुआ है, तो किडनी क्या करता है कि किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई का मतलब शुद्ध करता है। जितने भी उसमें पदार्थ थे उसको छान करके बाहर निकाल लेगा, और बाहर निकलने के बाद मूत्राशय में जमा होगा, और मूत्राशय में जमा होने के बाद मूत्र मार्ग के द्वारा यह बाहर निकल जाता है। तो देखिए हमारे शरीर में आखिर ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है जो बनता है? तो हमारे शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। क्या है बाबू? यूरिया। अब देखिए मनुष्य क्या है? मनुष्य यूरिया का त्याग करता है। मनुष्य किसका त्याग करता है बाबू? यूरिया का त्याग करता है। किसके माध्यम से? मूत्र त्याग के माध्यम से यूरिया का त्याग करता है। तो देखिए जो जीव यूरिया का त्याग करेंगे, जो जीव हैं यूरिया को त्यागेंगे, वह क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। ठीक है ना? तो मनुष्य पूछता है, देखिए एक क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य कैसा जीव है? यूरियोटेलिक है या यूरेटेलिक है? ठीक है ना? तो मनुष्य कैसा है? यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का उत्सर्जन करेगा। और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूरिक टेलिक। क्या कहा जाता है? यूरिक टेलिक। जैसे पक्षी क्या होते हैं? पक्षी जब मूत्र त्यागते हैं तो मूत्र त्याग में उनका मूत्र में क्या आता है? यूरिक एसिड आता है। यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल आता है। लेकिन मनुष्य एसिड को नहीं त्यागता। मनुष्य किसको त्यागता है?
यूरिया को, और बाद में वही यूरिया क्या बन जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क होता है तो वही यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। आप देखे होंगे सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं जहाँ पे लोग यूरिन का त्याग करते हैं यानी पेशाब को त्यागते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी देर के बाद कुछ तीक्ष्ण गंध निकलने लगती है, खराब गंध आती है। तो वह खराब गंध किसके कारण है? अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। ठीक है, तो शरीर से निकलने वाला पदार्थ तो यूरिया था। क्या था? यूरिया। लेकिन वह यूरिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? अमोनिया। क्या बना देता है? अमोनिया। और अमोनिया एक गैस है। अमोनिया एक क्या है? गैस। चलिए, तो मनुष्य क्या था? यूरिया का त्याग किया। तो यूरिया ये जो क्या था? उत्सर्जित पदार्थ था। या किसके माध्यम से बाहर निकला? किडनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। तो यह किडनी तक परिवहन करके कौन लाया है? रक्त। तो रक्त का एक भी काम रहा, यूरिया को बाहर निकालने में मदद कर देता है, यानी उत्सर्जित पदार्थ को। उसके बाद रक्त का और क्या काम है? तो रक्त जो है ऑक्सीजन का परिवहन करके कोशिका के प्रत्येक कोशिका तक रक्त जो है ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, जिसके कारण कोशिका जो है श्वसन की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया? श्वसन की क्रिया करते हैं, और हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है ना? जब कोशिका क्या करेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन की क्रिया करेगा, उस समय काफ़ी ऊर्जा बनती है। ठीक है ना? और वह ऊर्जा हमारे शरीर में और हमको एनर्जेटिक बनाता है। कोई दिक्कत? ये सब क्या है? रक्त के कार्य हैं। किनके कार्य हैं? रक्त के कार्य। अब देखिए, हमने बताया ना रक्त के बारे में। रक्त क्या था? तरल संयोजी ऊतक था। मनुष्य में औसतन होता है 5 से 6 लीटर। ये भी वयस्क में होता है। किन में होता है? वयस्क में। ऐसे देखा जाए तो रक्त की मात्रा हमारे शरीर में, वजन अगर 1 kg वजन है तो उसमें किसकी मात्रा हो? कितनी मात्रा होगी? 85 मिलीलीटर। ठीक है ना? 1 kg का, 2 kg का है तो 85 गुना 2, 3 का है तो 85 गुना 3। इस तरह से हम रक्त की मात्रा को निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं वजन का लगभग 7%। लगभग कितना? 7%। ये भी होता है, अप्रोक्स तो नहीं, कुछ कम भी होता है, लेकिन चल जाता है। ठीक है बाबू, ये रहा आपका मानव रक्त। अभी इस पर और आगे चर्चा जारी रहेगी। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बाबू, रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं, चलिए ये बताइए, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। और रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? रक्त समूह की खोज कोई बता सकते हैं? तो रक्त समूह की खोज किया गया था बाबू, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही बताया कि भैया मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, यानी 4 प्रकार के रक्त हैं। उनका ग्रुप बताया था। ग्रुप क्या क्या है देखिए, थोड़ा सा इस पर चर्चा हो जाए। ग्रुप है हमारा ए बी और ओ। ठीक है ना? कितने प्रकार के रक्त हो गए? 4, ए बी और ओ। अब सवाल होता है कि ए बी, देखिए 2 चीज़ें इसमें पाया जाएगा। एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए ग्रुप ए में एंटीजन जो है वह ए एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी। ठीक है? बी की बात करेंगे तो बी में एंटीजन होता है बी, और एंटीबॉडी क्या होगा इसमें? ए। ए बी की बात करेंगे तो इसमें एंटीजन होगा ए और बी दोनों, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है ना? अब बात करेंगे ओ, तो ओ का मतलब शून्य। ओ का मतलब शून्य, ये सिंबल है। तो बाबू इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा? वो यानी शून्य, और एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों होते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किस रक्त में दोनों एंटीजन होते हैं? तो ए बी में। एंटीजन किसको प्रदर्शित करता है बाबू? रक्त समूह को प्रदर्शित करता है। अगर आपको एंटीजन ए दिख रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए। एंटीजन बी दिख रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या है? बी। ए बी दिख रहा है तो ए बी ब्लड ग्रुप है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है, शून्य दिख रहा है, तो वह ग्रुप क्या है?
ओ है, ठीक है ना। अब एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ए में एंटीबॉडी बी है, बी में ए है, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी किस में होता है दोनों, तो ओ में। एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है ओ में और एंटीजन दोनों पाया जाता है ए बी में, बस याद रखना है इसको। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब जो पूरी दुनिया को रक्त दे सकता है वह ग्रुप है आपका ओ, और पूरी दुनिया से ले सकता है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर वह है ए बी। जैसे देखिए ए बी है तो यह ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ तो सबको दे ही रहा है तो ओ से भी ले लिया, ये भाई साहब सब एक्सेप्टर हो गया, सबसे ले लिया। अब देखिए ए किसको किसको दे सकता है भाई, ए दे दिया अपने आप को देगा और किसको देगा, ए बी को, बी अपने आप को देगा और ए बी को देगा। लेकिन जो ओ है इस सबको देता है, किसको दे दिया, सबको दे दिया। लेकिन लेने की जब बात आएगी तो इसको ना तो ए दे सकता है, ना ही बी दे सकता है और ना ही ए बी, क्योंकि एंटीजन सबका अलग अलग है ना, तो इसमें नहीं आ सकता, ये अपने ही ग्रुप से ले सकता है। फिर इसके बाद है आर एस फैक्टर, इसी में होते हैं आर एस फैक्टर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये होता है आर एस फैक्टर। यह रिसस बंदर पर ट्राई किया गया था, किस पर, रिसस बंदर। रिसस देखिए बंदर क्या है, हमारे मतलब पूर्वजों के लगभग है बंदर, ठीक है ना। तो पूर्वज का लगभग तो रिसस नामक बंदर पर यह रिसर्च किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा। तब उन्होंने पाया कि भैया दो प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बाबू, आर एस फैक्टर। आर एच मतलब रिसस, आर एच का मतलब क्या होता है, रिसस, और फैक्टर का मतलब हो गया प्लस और माइनस। तो ब्लड ग्रुप की जांच जब होती, देखिए दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला रक्त बी पॉजिटिव कौन है, बी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत कम मात्रा में मिलेगा आपको ओ, क्या मिलेगा ओ, समझ गए ना। चलिए, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब रक्त वाहिकाएं, वाहिकाएं का मतलब क्या होता है, वाहिका मतलब ले जाने वाले, वाहिकाएं मतलब ले जाने वाले। रक्त को ले जाने वाले कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो भैया रक्त को ले जाने वाले पहले भाग का नाम है, क्या नाम है, धमनी, क्या है बाबू, धमनी। दूसरा है सीरा, क्या है, सीरा। और तीसरा है केशिका, क्या है नाम इसका, केशिका, कोशिका नहीं, केशिका। अब इसके बारे में समझे, धमनी के बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया है, लेकिन और देखते हैं इसका। धमनी कैसा होता है, तो धमनी हमारे शरीर में पाया जाने वाला मोटा नस है। ये कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक है ना। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। धमनी का काम क्या है, हृदय से ब्लड को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का इनका काम है, धमनी का। बात करेंगे शिरा का, तो शिरा का काम क्या है, प्रत्येक अंग से ब्लड को ले करके कहाँ पहुंचाना, हृदय में। और हृदय के किस भाग में, दाएं आलिंद में, कहाँ बाबू, दाएं आलिंद में। याद रखेंगे दायां तरफ हमेशा, जैसे हमारा हृदय कहाँ है, बाएं तरफ, तो दाहिने तरफ हमेशा अशुद्ध रक्त, बाएं तरफ शुद्ध रक्त, ठीक है। बाएं तरफ कैसा रक्त, शुद्ध, और दाहिने तरफ अशुद्ध। तो शिरा का काम क्या हो गया कि प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक भाग से यह रक्त को क्या करता है, संचित कर करके, और कहाँ पहुंचाता है, हृदय में। किसके लिए, हृदय में जाएगा, बाएं दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से आपका क्या जुड़ा हुआ है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में फिर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन के बाद फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में, फिर महाधमनी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये रहा शिरा, थोड़ा पतला होता है। देखिए शिरा मतलब पतला नस हमारे शरीर में। देखेंगे डॉक्टर जब हमें इंजेक्शन देते हैं तो कहाँ देते हैं, शिरा में। कहाँ देते हैं बाबू, शिरा में। शिरा में देखिएगा, जब आपका ब्लड सैंपल में लिया जाता है जांच के लिए, तो देखिएगा ये पतली जो नस है इसमें इंजेक्शन लगा करके ब्लड को क्या किया जाता है, खींचा जाता है। तो वह क्या है आपका, शिरा, क्या है, शिरा। अब देखिए धमनी और शिरा में, धमनी जो होता है ना थोड़ा गहराई में होता है, क्या होता है, गहराई में। जैसे मांसल भाग है, मांसल भाग के थोड़ा सा क्या रहेगा, अंदर में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन शिरा क्या है, हमारी त्वचा के नीचे होता है, त्वचा के नीचे। कहीं कहीं देखिएगा ये सब दिख रहा है ना, यह क्या है, शिरा। शिरा में कैसा रक्त है, अशुद्ध, कैसा है, अशुद्ध। धमनी में कैसा होता है, शुद्ध। जब सुई दिलाता है तो किसमें, शिरा में। लेकिन जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो रक्तदान के समय देखिएगा डॉक्टर यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिप से इसको लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद देखिएगा एक मोटी नस यहाँ पे दिखती है,
वह क्या है, धमनी। अब उसमें क्या करेगा, जो इंजेक्शन सुई होती है, सुई लगी हुई थैली होती है, सुई को क्या कर देगा, इंसर्ट करेगा अंदर डाल के, और रक्त को फिर क्या करेगा, एक थैली में जमा कर लेता है। अब किसी को चढ़ाना है तो शुद्ध रक्त तो नहीं चढ़ा सकते ना, शुद्ध ही रक्त, तो शुद्ध रक्त कहाँ से निकलेगा, धमनी से। कहाँ से निकलेगा, धमनी से, ठीक है ना। हमारे रक्त में इतना प्रेशर होता है कि मनुष्य का अगर गर्दन काट दिया जाए तो गर्दन में क्या है, धमनी चल रही है यहाँ पे, तो 30 फीट ऊंचाई तक हमारा रक्त जा सकता है। कितना फीट, 30 फीट ऊंचा, समझ लीजिए कितना प्रेशर होता है। रक्तदाब भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग। तो सीरा का देखिए, धमनी हो गया मोटा, सीरा क्या हो गया, पतला। धमनी में शुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। धमनी हृदय से रक्त को बाहर निकाला, और सीरा प्रत्येक अंग से रक्त को कलेक्ट करके जमा करके कहाँ पहुंचा दिया, हृदय में। अब है एक केशिका। अब देखिए केशिका है क्या, केशिका क्या है, देखिएगा नस के साथ महीन महीन और पतली पतली नसें जुड़ी होती हैं, जो हमारे बाल के आकार के समान का होता है, इतना ही पतला होता है। केश, बाल यानी केश, इसी के नाम पर इनका क्या नाम दे दिया गया, केशिका। कभी कभी होता है ना कि हम खेल कूद रहे हैं या कुछ में रगड़ जाने के कारण त्वचा थोड़ी सी छिल जाती है, तो देखिएगा ब्लड आ जाता है, और वह ब्लड निरंतर नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए कुछ थोड़ा सा मात्रा में ब्लड आएगा। तो वह जो ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, केशिका से। पतली नसें हैं, पतली पतली एकदम पतली, बाल जैसा, तो उसमें थोड़ी थोड़ी रक्त की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो केशिका में रक्त की मात्रा कम होती है, वही छिलने पर बाहर आ जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, रक्त की वाहिकाएं हैं, यानी रक्त को ले जाने वाले हैं, ठीक है ना, रक्त को ढोने वाले हैं, कोई दिक्कत। इसके बारे में आपकी चर्चा किया कर दी गई है। अब है रक्त के संगठन, रक्त के संगठन। तो देखिए रक्त के संगठन में क्या होते हैं, रक्त के संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस पहला, ठोस, इसको ठोस रक्त कण कहेंगे, क्या कहेंगे, ठोस रक्त कण। और दूसरा है बाबू तरल रक्त कण, जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तरल रक्त कण को किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से। किसके नाम से, प्लाज्मा। अब देखिए ये जो ठोस रक्त कण है हमारे शरीर में, आखिर इसकी मात्रा तो कुछ तो होगी। तो देखिए ठोस रक्त कण जो है, ठोस रक्त कण, ठोस रक्त कण हमारे शरीर में रक्त के आयतन का, रक्त के आयतन का 45% होता है। कितना होता है बाबू, 45% ठोस रक्त कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। ठोस रक्त कण कितना, हमारा शरीर में जितना भी ब्लड है, ब्लड के आयतन का कितना, 45%। कितना बाबू, 45% इसमें क्या होता है, ठोस रक्त कण होते हैं। अब बात करेंगे तरल रक्त कण, प्लाज्मा का। प्लाज्मा का बात करेंगे तो प्लाज्मा जो देखिए, प्लाज्मा तरल अवस्था में होता है। तरल मतलब द्रव अवस्था में। किस अवस्था में बाबू, द्रव अवस्था में। अब देखिए प्लाज्मा हमारे शरीर में, रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो जो हमारा रक्त है, जितना आयतन है रक्त का, उसका 5% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। हमारे जो शरीर में रक्त है उसका 5% क्या होता है बाबू, प्लाज्मा, ठीक है ना। तो वह 5%। अब सवाल होगा कि आखिर प्लाज्मा जब तरल है तो पानी तो होगा, जल होगा। तो देखिए जो प्लाज्मा है, जो हमारे शरीर में पाया गया रक्त में, उसमें 90 से 92% क्या होता है बाबू, जल होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी, 90 से 92%। 90 से 92% क्या होता है, इसमें जल होता है। क्या होता है, जल। समझ गए ना। अब ठोस रक्त कण में कौन कौन आते हैं, प्लाज्मा तो आपका तरल रक्त कण है, ठोस रक्त कण में कौन कौन आते हैं। चलिए तो ठोस रक्त कण में, ठोस रक्त कण में आपके आते हैं, ठोस रक्त कण में क्या क्या है, पहला है लाल रक्त कण, लाल रक्त कण। और दूसरा है श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण। और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये आपके ठोस रक्त कण होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ठोस रक्त कण होते हैं, प्लेटलेट्स।
चलिए, तो लाल रक्त कण को इंग्लिश में कहा जाता है रेड ब्लड सेल, शॉर्ट में इसको कह देते हैं RBC, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल। श्वेत रक्त कण को कहते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कण को क्या कहा गया? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और देखिए, और तीसरा का क्या हो गया आपका? प्लेटलेट्स। क्या हो गया? प्लेटलेट्स। यह तीनों क्या है? ठोस कण है, रक्त में पाए जाने वाले। अब चलिए इनका वर्क समझ ले थोड़ा। लाल रक्त कण RBC, आखिर इस कण का रंग लाल क्यों है? तो देखिए, इसमें एक अवयव पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? फेरस यानी लोहा। फेरस यानी लोहा। तो इस लोहा की मात्रा के कारण हमारे रक्त कण का रंग क्या हो गया? लाल। क्या हो गया? लाल। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ना, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम जाए, हीमोग्लोबिन कमेगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया कहते हैं उसको, रक्ताल्पता या एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। ज़्यादातर यह बीमारी महिलाओं में होती है। क्या होता है बाबू? महिलाओं में यह बीमारी होती है, क्योंकि महिलाओं में मासिक चक्र चलता है, तो मासिक चक्र में शरीर से रक्त बाहर निकलता है, जिस कारण उनके शरीर में रक्त जो हमेशा क्या होता है? कम रहता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाना क्या कहलाएगा? एनीमिया। क्या कहलाएगा? एनीमिया। चलिए अब देखते हैं लाल रक्त कण के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल से, ठीक है। तो लाल रक्त कण में क्या पाया गया? हीमोग्लोबिन। इनका काम क्या है? तो बाबू रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। किनका परिवहन करेंगे? ऑक्सीजन का, ठीक है ना। जैसे जो हृदय से जब ब्लड निकला है तो उसमें शुद्ध रक्त है, और शुद्ध रक्त में क्या है? ऑक्सीजन मिला हुआ। तो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं कौन? RBC। कौन पहुंचाते हैं? RBC, ठीक है ना। इनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है ना, 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण की बात करेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल। अब इनका काम क्या है? ठीक है ना। तो देखिए, श्वेत रक्त कण हमारे शरीर में क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे कुछ मौसम परिवर्तन हुआ, देखिएगा कुछ लोगों को तुरंत सर्दी बुखार हो जाता है। मौसम परिवर्तन हुआ, सर्दी बुखार, यानी जाहिर सी बात है उनमें WBC यानी रेड श्वेत रक्त कण की संख्या क्या है? कम है। श्वेत रक्त कण की संख्या कम है। दोनों क्या कारण में देखिए, लाल रक्त कण से थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है श्वेत रक्त कण, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। कौन? श्वेत रक्त कण। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्लियर है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कण। इनका जीवन काल होता है, जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। अब भैया ये दोनों बनते कहाँ हैं? तो हड्डी में मज्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मज्जा। उसी मज्जा में इनका निर्माण होता है। और RBC का कब्रगाह, कब्रगाह का मतलब जहाँ पे हमारा जो RBC है उसका डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो RBC का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन। कहीं कहीं एग्जाम में दे देता है, प्लीहा को नहीं देगा। क्या दे देगा? स्प्लीन। तो स्प्लीन का हिंदी क्या हो गया? प्लीहा। इसी प्लीहा में जो RBC है वो डेड हो जाते हैं, यानी इनका मिनिमम यानी न्यूनतम दिन का जीवन है 20 दिन का, अधिकतम 120 दिन। सुने होंगे कि स्वस्थ मनुष्य को कहा जाता है कि भैया प्रत्येक 6 महीना पर आप क्या कर सकते हैं? ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो कारण है कि 120 दिन यानी लगभग 4 महीना, तो 6 महीना मान के चले। 6 महीना में मनुष्य जो है, जो रक्तदान कर चुका है, फिर से उसके शरीर में नया रक्त बन जाता है, ठीक है ना। और 6 महीने के बाद फिर से वह दान करने के योग्य होता है। और इस धरती पर सबसे बड़ा दान रक्तदान है। महादान की श्रेणी में इसको रखा गया, क्योंकि रक्त देने से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, ठीक है। तो श्वेत रक्त कण भी समझ गए, जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। अब ये है प्लेटलेट्स। इनका काम क्या है? तो कहीं कहीं देखे होंगे कुछ कारणवश हमारे शरीर में चोट लग जाती है, क्या कहीं कट लग गया, तो रक्त को बाहर निकलने से रोकने में यह मदद करता है। कौन बाबू? प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स। चोट जहां स्थान हो गया वहां पे सूजन, स्वेलिंग करवा देगा और ब्लड को क्या कर देगा? रोक देगा, बाहर नहीं निकलने देगा। कट लग गया है वहां पे भी क्या करेगा? ब्लड को रोकने का प्रयास करता है प्लेटलेट्स। यही प्लेटलेट्स अगर संख्या में कम जाए तो इंसान के शरीर से जो रक्त है वह तेजी से बाहर निकलता है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। प्लेटलेट्स कब कम हो जाता है हमारे शरीर में? जब हमें एक बुखार होता है जिसका नाम है डेंगू।
क्या नाम है? डेंगू। अब ये डेंगू बुखार को हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं बाबू? हड्डी तोड़ बुखार। अब हड्डी तोड़ बुखार क्या है? तो जब किसी को डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर का नाम है एडिस, मादा एडिस। मादा एडिस मच्छर जो है जब किसी व्यक्ति को काट देता है, संक्रमित कर देता है, तो उनमें यह बीमारी आ जाती है जिसका नाम है हड्डी तोड़ बुखार। साइंस की दुनिया में उसको हम लोग कहते हैं किस नाम से? डेंगू के नाम से। तो जब किसी को डेंगू होता है तो डेंगू के कारण हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त का एक भाग प्लेटलेट्स, इसकी मात्रा में क्या हो जाती है? कमी होती है, गिरने लगता है प्लेटलेट्स की संख्या। काउंटिंग 1.5 लाख से नीचे चला जाएगा तो इंसान रेड जोन में चला जाता है, यानी मरने की स्थिति में हो जाता है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है? नारियल पानी पीना है, बकरी का दूध पीना है, पपीते का रस पीना है, ये सब क्रियाएं की जाती है ताकि हमारे प्लेटलेट्स बढ़ सके। कीवी खाया जाता है, क्या? कीवी एक फल है, उसको खा करके हम प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गए ठोस रक्त कण। किसके? रक्त का ठोस भाग है। 3 भाग हो गए, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत? प्लेटलेट्स का काम अभी बताया हमने, क्या करना? रक्त को थक्का बना देना, यानी बाहर निकलने से रोकना। क्लियर? चलिए, आरबीसी भी हो गया, डब्ल्यूबीसी भी हो गया। तरल रक्त कण कौन था आपका? प्लाज्मा। हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना? हमारे ब्लड के आयतन का 5%। और इस 5% जो हमारे शरीर में पाया गया प्लाज्मा, उसका लगभग 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है बाबू? जल। ऐसे भी पढ़े होंगे आप लोग, जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र का, तो पदार्थ की नॉर्मल तो पढ़ाया जाता है 3 अवस्था, लेकिन होता है 4: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। क्या होता है बाबू? प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा इसमें भी पढ़ना है, वो प्लाज्मा दूसरा है, प्लाज्मा दूसरा है। ठीक है ना? चलिए, ये हो गए हमारे शरीर में रक्त के कुछ भाग, यानी रक्त वाहिकाएं हो गए 3: धमनी, शिरा, केशिका। रक्त का संगठन ठोस रक्त कण, तरल रक्त कण, प्लाज्मा। कोई दिक्कत? अब देखिए, पढ़ेंगे थोड़ा सा इस ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्त दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो यह रक्त दाब क्या है? तो देखिए, जब शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है तो एक दाब के साथ होता है, प्रेशर के साथ। प्रेशर को कहते हैं दाब। हृदय का काम क्या है? देखिए, फेफड़ा का काम क्या था? ब्लड में, रक्त में क्या करना? ऑक्सीजन को मिला देना। ठीक है ना? फिर उसके बाद हृदय का काम क्या होता है? रक्त में गति प्रदान करना, रक्त में गति। और किडनी का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना। बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो मार देते हैं फेफड़ा। क्या मार देते हैं? फेफड़ा। रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध मतलब जो गंदगी मिला हुआ है उसको साफ छानने का काम किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? किडनी के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए, किडनी हमारा उत्सर्जी अंग है। चलिए, तो अब हम जानेंगे किसके बारे में बाबू? बीपी यानी ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। तो रक्त दाब क्या है? तो देखिए, हमारे शरीर से क्या हो गया? महाधमनी के माध्यम से रक्त बाहर निकलता है और फिर बाबू महाशिरा के माध्यम से रक्त हृदय में आता है। ठीक है ना? तो जाने की क्रिया सिस्टोलिक और आने की क्रिया डायस्टोलिक। तो जब रक्त बाहर निकलता है तो उसका दाब, प्रेशर होता है 120 मिलीबार प्रति सेकंड। यह स्पीड है किसका? सिस्टोलिक का। ठीक है ना? और यानी जो रक्त है हमारे हृदय से बाहर निकला, और जब रक्त अंदर की ओर आता है तो उसका गति होता है 80 मिलीबार पर सेकंड। क्या होता है? 80 मिलीबार पर सेकंड। तो देखे होंगे डॉक्टर जब आपका बीपी नापता है तो बताता है कि भैया आपका प्रेशर बीपी कितना होगा? 120/80। 120/80 यानी आपका रक्तदाब क्या है? नॉर्मल है। ठीक है ना? अगर इससे बढ़ जाए, 120 से 140 हो जाए, ये 90 हो जाए, तो रक्तदाब क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। अगर 120 से 90 हो जाए, ये ऊपर वाला ही हो जाए 70, तो रक्तदाब घट गया। इसको जब घटा तो बीपी लो, बढ़ गया तो बीपी हाई। ठीक है ना? बीपी हाई जब होता है इंसान को तो हाइपरटेंशन होता है। ठीक है ना? और क्या होता है कि अगर रक्तदाब कहीं और ज़्यादा हो गया तो जो नसें हमारी कमज़ोर हैं, सिरा है, उसको फाड़ देगा। क्या कर देगा? फाड़ देगा। और जिसके कारण उस साइड का अंग क्या होता है? पैरालाइज हो जाता है, पैरालिसिस मार देता है। ठीक है ना? पैरालिसिस मार, सुने होंगे किसी को पैरालिसिस मार दिया। तो पैरालिसिस क्या हो गया बाबू? प्रेशर हाई था और कहीं ना कहीं क्या हो गया? नसें फट गई, रक्त का प्रवाह रुक गया, जिसके कारण वह अंग क्या हो गया? पैरालाइज हो गया। तो 120/80 हमारा रक्तदाब होता है।
और रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से रक्त दाब मापा जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। देखिए डॉक्टर लोग करते क्या है कि स्फिग्मोमैनोमीटर, अब देखिए रक्त जो मशीन होता है स्फिग्मोमैनोमीटर शरीर में बाएं हाथ में बांधा जाता है। किस में लगाया जाता है? उसका बाएं हाथ में लगाया जाता है, क्योंकि हमारा जो हृदय है बाएं तरफ है। कहाँ है? बाएं तरफ। तो इसका एक्यूरेट मापन होता है बाएं तरफ से, प्रेशर यहाँ पे ठीक ठाक होता है, ठीक है ना, इसीलिए बाएं तरफ काफ लगा दिया जाता है। फिर देखिएगा कि मशीन में क्या कहता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसमें जो भरा हुआ मरकरी यानी पारा है ऊपर नीचे करता है। जहाँ पे आपका बीपी सिस्टोलिक में अगर मान के चले 120 पर ब्लिंक करने लगा, तो ब्लिंक कर रहे हैं यानी 120 आपका एग्जैक्ट सही है। और बाबू जब डाउन किया जाता है, एयर कुछ छोड़ा जाता है, तो अगर मान के चलिए 80 पर रुक रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो आपका प्रेशर कितना? 120/80। मान के चलिए ऊपर जब चढ़ाया सिस्टोलिक में 180, 150, 200 तक ले गए, उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गया, मान के चलिए कि 110 पर आकर के ब्लिंक करने लगा, तो सिस्टोलिक कितना हो गया? 110। अब चलिए नीचे 80 से नीचे 70 पर आकर ब्लिंक कर रहा है, तो आपका बीपी कितना हो गया? 110/70। सिस्टोलिक 110, डायस्टोलिक 70। यानी क्या है? रक्तदाब कम है, बीपी आपका क्या है? लो है। फिर बीपी लो को हाई करने के लिए नमक का घोल पिलाया जाता है ना। ज़्यादातर बीपी लो की शिकायत महिलाओं में, किन में? महिलाओं में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका रक्त दाब। क्या रहा? रक्त दाब। समझ में आ गया? रक्त दाब किसके द्वारा मापा गया? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। कोई दिक्कत? अब रक्त क्या था बाबू? एक तरल संयोजी ऊतक था। ये रहा रक्त का कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए कोई समस्या किन्हीं को नहीं है? चलिए